हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं कि इसको किसने दिया था। तो इसको दिया था ग्रीक मैथमेटिशियन, यूक्लिड ने। किसने? ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड। आपने पहला ही चैप्टर पढ़ा होगा यूक्लिड लेम्मा, याद है ना? वही वाले यूक्लिड हैं ये। ओके, तो फर्स्ट लॉ को या सेकंड लॉ को पढ़ें उससे पहले कुछ बातें मैं आपको बता दूं, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे क्या, ये एक सरफेस है, एक तरफ हमने इसके हैचिंग करके दिखा दी है। इसका मतलब ये क्या है हमारा? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कौन सा सरफेस है भाई? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो लिख लेते हैं कि ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। बहुत जरूरी वर्ड है, हर एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है। जो बता रहा हूं वो नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा, याद रखना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक लाइट रे आई, तो जो लाइट रे आ रही है उसे हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। अच्छा, आई और टकरा के चली गई। आई, टकरा के चली, यही तो हो रहा है ना रिफ्लेक्शन में, यही तो हुआ था। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आई, टकरा के चली गई। तो जो रे आती है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, और जो लौट के जा रही, रिफ्लेक्ट होकर के जा रहे, उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस सरफेस के जिस पॉइंट पर ये टकराई है लाइट रे, जिस पॉइंट पर टकराई है सरफेस से, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रखना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। इस बात को दिमाग में बिठा के आप रखेंगे। इसके अलावा करना क्या है आपको? इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे। खूब ध्यान समझना, एक एक वर्ड मेरे इंपॉर्टेंट हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से एक इमेजिनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो ये कहलाएगा नॉर्मल। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। तो नॉर्मल है क्या सर? नॉर्मल है आपका इमेजिनरी परपेंडिकुलर at reflecting surface, on reflecting surface at point of incident ना। तो इमेजिनरी परपेंडिकुलर ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो ये याद रखेंगे नॉर्मल के बारे में। बात करते हैं फर्स्ट लॉ की। फर्स्ट लॉ क्या कहता है समझिए। द फर्स्ट लॉ स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बताता है समझिए। स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, खूब ध्यान समझो, उसको छोड़ो पहले। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन। बात ठीक है सर? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, सब एक प्लेन में होते हैं। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर मैं इधर से देखना चालू करूं ऐसे, तो मुझे ये तीनों लाइनें एक ही लाइन में दिखेंगी। मतलब अगर ये कोई तीन चीजें हैं, तीन प्लेन मान लो, ये एक्स प्लेन है, ये रिमोट एक्स प्लेन है, ये आपका वाई प्लेन हो गया, और ये आपका जेड प्लेन। ठीक है, देखिए अब आपको तीनों दिख रहे होंगे। ये मान लेते हैं रिमोट एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। क्लियर?
सब अलग अलग प्लेन में है ना। मैं अगर बोलूं रिमोट किधर है तो आप कहेंगे सर एक्स प्लेन में है, भाई ये एक्स में है, और ये किस में है, वाई, और ये जेड में। इस चीज को समझो, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। तो एक प्लेन आपका कौन बना, ये वाला, एक प्लेन कौन बना, ये, एक प्लेन कौन बना, ये, तीन प्लेन बने ना इसमें। मैं कह रहा हूं तीनों एक ही प्लेन में है। कहने का मतलब क्या है मेरा, आपको ध्यान से समझो। अगर मैं इन तीनों को ऐसे रखता, इस तरीके से, इस तरीके से, सब एक के पीछे एक हैं ऐसे, तो आप सामने से देख रहे हो तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस तरफ से देखो ऐसे, तो आप कहोगे अरे सर अब तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि तीनों एक प्लेन में हैं, एक ही प्लेन में है सभी, इसीलिए एक के पीछे एक हैं, दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर ये अलग अलग प्लेन में होते, हम ऐसे देखते सर ये दोनों तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन ये दिख रहा है, इसका मतलब ये अलग प्लेन में है, ये दोनों किसी एक प्लेन में है। इज दैट क्लियर? तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर मैं यहां बगल से देखूं तो मुझे ये तीनों एक लाइन में दिखेंगे, तो मैं कहूंगा कि ये तीनों एक प्लेन में हैं। और ऐसा ही होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, हम इनको 2D ड्रॉ कर सकते हैं कॉपी पे। कॉपी भी तो एक ही प्लेन है, एक्स और वाई मिला करके 2 डायमेंशन रख रहा है, एक प्लेन बनाएगा, तो इसको हम कॉपी पे बना सकते हैं। यानी इसे 2D पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल चीजों पे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं कॉपी पे। क्लियर है ना? तो इस बात को आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की ओर कि व्हाट इज सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या चीज है, इसको समझो। लाइट रे आई, देखो जो आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे सरफेस से टकराने के बाद जा रही है उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, किसके साथ? नॉर्मल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल। बार बार बोल रहा हूं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब आई की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है या नॉर्मल से जितना एंगल बनाते हुए निकल गई उसे हम बोलेंगे आर, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, और इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is the angle between reflected ray and normal, and the angle of incident is the angle between incident ray and normal. And according to second law, the angle of incident always equal to the angle of reflection. Okay? यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बना के जाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी बना के जाएगी। यही है सेकेंड लॉ। तो वही इसने कहा कि स्टेट दैट द एंगल of reflection is equal to the angle of incident, यानी both angles are measured with respective to the normal to the mirror। ये क्या चीज है, खूब ध्यान से समझो कि दोनों एंगल है, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट की बात करें चाहे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें, दोनों एंगल नॉर्मल के साथ लिए जाएंगे जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर है। ओके, ये बात आप क्लियर रखेंगे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाएगा। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और कोई सा रिफ्लेक्शन हो, याद रखना, कोई सा रिफ्लेक्शन, चाहे स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो, आप हमेशा बोलेंगे कि कोई भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो हमेशा वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगा। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको जानने चाहिए।
क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आप उसको देखिए। यानी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इस पे जो थोड़े छोटे न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, बाकी आप अपने से करेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता रहूंगा, बराबर बताता रहूंगा। और न्यूमेरिकल सीरीज पूरी चलेगी, उसमें आप सारी चीजों को देखेंगे। ये क्या है सर? ये एक तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप बना के रखे हैं। क्या बना के रखे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने बनाया है। बिल्कुल बनाया सर। आइए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया तो देख लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, और इस चीज को समझते भी हैं। इससे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला तो ठीक है, दूसरा वाला भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे, मैंने बोला कि एक लाइट रे है, वो नॉर्मल से 10 डिग्री पर आई। कितने पर? ये नॉर्मल है और इस नॉर्मल से 10 डिग्री पर आई, 10 डिग्री एंगल पर आई। और ये लाइट रे आ रही है तो इसको हम बोलेंगे कि सर ये हमारी इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल से, इसको n बोलते हैं, n से 10 डिग्री पर आई है। अच्छा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? सर ये भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। दूसरा क्या कहता है? ये देखो, यहां पे इसने क्या कहा था एक्चुअल में, कि एंगल I जो होगा वो एंगल R के हमेशा क्या होगा? बराबर। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको इस तरीके से दिखाने का तरीका है। आगे बढ़ते हैं। तो I इज इक्वल टू R है और I की वैल्यू दिया है 10, तो R की भी वैल्यू कितनी होगी? 10 डिग्री होगी। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन हमको नहीं रखना है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। तो ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा जाएगा? एक सेकंड, ये रिफ्लेक्टेड रे, इस क्वेश्चन को देखो, अब मैं घुमा रहा हूं। मैंने कहा बहुत अच्छा, 10 से आया 10 से गया। अब क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तो सबको पता है, नॉर्मल स्टूडेंट भी बताएगा यार कि जितना आई उतना आर, खत्म। क्यों परेशान कर रहे हो हमको? भाई जितना आई होगा उतना ही आर होगा, तुरंत आंसर बताएगा। क्वेश्चन आपसे बोलेगा व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड, खूब ध्यान से देखो, मैं क्या पूरा लिख दे रहा हूं, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। खूब ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो जा रही है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ कितना एंगल बनेगा वो बताओ। हमको आर जानना ही नहीं है। सीधा इसने बोला कि एक लाइट रे है जो नॉर्मल से 10 डिग्री पर आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होकर के गई, ये वाला एंगल बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, बहुत आसान है, हमको पता है नॉर्मल है ये और परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा? 90, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से कितने पर होगा? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे है और 10 डिग्री ये निकल गया, तो ये कितना बचा? 80 डिग्री। कितना बचा? 80 डिग्री। तो सर जो आप एंगल पूछ रहे हो वो 80 डिग्री होगा, और ये आंसर बना। इस तरीके से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और इसको मैंने बोला रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे थीटा RS, और इंसिडेंट रे जो सरफेस के साथ बनाएगा उसे हम बोलेंगे IS। बोल दिया? अब देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछ लो, कभी भी I गिवन है, I क्या है? गिवन। अगर I गिवन है तो R भी एक तरीके से क्या है? गिवन है क्वेश्चन में। जैसे मैंने बोला I 10 है तो आप बोलोगे R भी 10 है, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें, 1% कंफ्यूजन नहीं। I 10 है तो R भी कितना होगा? 10 होगा। मैंने बोला कि सर सरफेस के साथ रिफ्लेक्टेड रे कितना बनाएगा एंगल, यानी थीटा RS बोला, ये कितना होगा ये बताओ आप। तो आप कहोगे सर परेशान होने वाली बात नहीं है, RS पूछ रहा है तो एक काम करिए, आप 90 में से R को घटा दीजिए, आपको RS मिल जाएगा। अगर आपको थीटा IS पूछ रहा है, इंसिडेंट एंगल का, इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ,
इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ आपको एंगल पूछ रहा है, तो एक काम करो आप 90 में से आई को घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। यानी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस विल बी इक्वल टू द 90 माइनस आई एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड सरफेस विल बी इक्वल टू द 90 माइनस आर। इस बात को आप दिमाग में बिठा करके रखेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन सीधा पूछेगा। क्लियर? और हमें पता है, यहां से सोचो, हमको पता है कि आई आर के बराबर होता है, यानी आई एस हो, और अगर हमको निकालना है तो हम अगर 90 माइनस आर भी कर देंगे तो भी किसके बराबर होगा? इसी के बराबर होगा। इसका मतलब अब नोट करके लिखो, नोट करके आई इज इक्वल टू आर, ये तो बराबर होगा ही होगा, साथ साथ जो थीटा आई एस है वो थीटा आर एस के भी बराबर होगा। क्लियर? बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख ली। आओ एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? एक सरफेस है, एक क्या है? सरफेस है। इस सरफेस पे एक लाइट रे इंसिडेंट हुई, और ये लाइट रे इंसिडेंट हुई और दिया है कि ये लाइट रे सरफेस के साथ 60 डिग्री बनाते हुए, कितना? 60 डिग्री बनाते हुए इंसिडेंट हुई है सरफेस से, नॉर्मल से नहीं। कुछ ध्यान समझो, मैंने बोला किससे? सरफेस से। ठीक है, यानी थीटा आई एस हमको दिया है। अच्छा, हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि सर आई इज इक्वल टू आर और थीटा आई एस इज इक्वल टू थीटा आर एस, यानी इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ एंगल जो होगा वही सेम एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के साथ एंगल। तो वो कितना दिया? 60 दिया है। इसका मतलब ये 60 हो गया। डन? एकदम डन सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, बहुत साफ बात है ये तो। अच्छा, नॉर्मल ड्रॉ कर दो। नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये 60 है तो पूरा नॉर्मल कितना होता है? ये 90 होगा, ये 60 है तो ये वाला कितना हो गया? सर ये तो 30 हो गया। अगर 30 हो गया तो ये हमको क्या मिल गया? आई, और आई इज इक्वल टू आर है, यानी ये भी कितना हो गया? 30, यानी आई की वैल्यू 30, आर की वैल्यू 30, दोनों ही सेम होगा। थीटा एस या थीटा आर एस दोनों कितना होगा? 60 होगा। आपका आंसर सब निकल गया। यानी ये कुछ इस तरीके से गया तो ये भी एंगल कितना निकलेगा? 60, और ये भी कितना निकलेगा? 30 निकलेगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, बोलता है कि आप बताइए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा? तो हमेशा याद रखना ये बराबर होगा 2i या 2r के। किसके? 2i या 2r के। ये क्या होगा? बराबर। यानी कहने का मतलब क्या है? ये लाइट रे आई, इससे टकराई और चली गई, तो ये कौन है? ये है हमारी इंसिडेंट रे। कौन है? इंसिडेंट रे। ये कौन है? ये है रिफ्लेक्टेड रे। कौन है? रिफ्लेक्टेड रे। पूछा कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? ये थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? सर ये तो बहुत आसान सी बात है। ये जो थीटा होगा टोटल, ये किसके बराबर होगा? आई और आर के बराबर होगा, यानी थीटा विल बी इक्वल टू आई प्लस आर। और हमें पता है कि आई आर दोनों क्या होते हैं? बराबर, यानी आई आर को भी मैं आई लिख सकता हूं, 2i हो गया। क्या हो गया? 2i। या इसको मैं r लिख दूं, ये r लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 2r। तो बात वही है कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा? 2i या 2r। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इनके बीच का टोटल एंगल कितना है? तो आप कहोगे सर 2i। तो i कितना आपने निकाला है? 30 डिग्री निकाला है, तो कहेंगे 2 × 30 यानी 60 डिग्री विल बी द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो
मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि लाइट रे कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुई है, यानी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना इंसिडेंट रे से डिफ्लेक्ट हुई है, कितना एंगल बना करके वो मुड़ी हुई है, ये पूछता है। तो ये जब मैं सिंपल मिरर पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको बताऊंगा। अभी के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।